नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर हिंदी साहित्य के मात्रा ज्ञान के तीसरे भाग में आज मैं मात्राओं के वर्गीकरण के बारे में बात करूंगा। और जब मैं मात्रा का जिक्र कर रहा हूं तो वो हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है और किस व्यंजन वर्ण के साथ एक दिए गए शब्द में कौन सा स्वर वर्ण मिला है, अगर हम इसको जानना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं तो हमें उस स्वर वर्ण को एक संक्षिप्त रूप में लिखना पड़ता है। और वो संक्षिप्त रूप, संकेत या चिन्ह कहिए, वो उस स्वर की मात्रा कहलाता है। जैसे हम कौआ बोलते हैं तो क में औ की मात्रा लगी है, तो औ को हम क के बाद औ नहीं लिखते, बल्कि उसके नीचे उसके क के बाद एक डंडा लगाते हैं और ऊपर दो तिरछे डंडे लगाते हैं और हम इसे कौ मान लेते हैं। तो वो जो संकेत चिन्ह है उसे हम मात्रा कहते हैं। और इस भाग में हम उन्हीं मात्राओं का वर्गीकरण देखेंगे और वो भी उच्चारण के समय के आधार पर। तो उच्चारण के समय के आधार पर मात्राएं दो तरह की होती हैं। हर्स्व मात्रा, जिसे हम लघु कहते हैं और जिसका मात्रा भार एक होता है, अर्थात जिसे बोलने में कम समय लगता है। और दूसरा है दीर्घ, जिसे हम गुरु कहते हैं, इसका मात्रा भार दो होता है और इसे हम अंग्रेजी के छोटे एस से निरूपित करते हैं, जबकि ये छोटा एस नहीं है, ये एक आधा अ कहा जाता है, इस तरह से आप मान सकते हैं। लेकिन अभी हम इसे मानते हैं कि दीर्घ अर्थात जिसमें लघु स्वरों को या हर्ष स्वरों को बोलने से दुगुना समय लगता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हिंदी व्याकरण में कहीं भी दो मात्रा भार से ज्यादा वाले शब्द उपलब्ध नहीं है या उनका प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यंजन या किसी भी स्वर व्यंजन के साथ जुड़े स्वर की मात्रा गलती से भी कृपया 3 नहीं लिखें, 2 से ज्यादा नहीं लिखें। आइए अब देखता हूं कि किसे हम हर्षु कहते हैं। तो अ, ई, उ, री को हम हर्षु कहते हैं। और किसी भी व्यंजन या स्वर पर अगर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसका मात्रा भार परिवर्तित नहीं होता। अगर वो किसी हर्ष के ऊपर चंद्र बिंदु है तो वो उसका मात्रा भार हर्ष ही रहेगा, अर्थात एक ही रहेगा। अगर दीर्घ के ऊपर चंद्र बिंदु है तो उसका मात्रा भार दो होगा। इसलिए चंद्र बिंदु किसी के भी मात्रा भार को परिवर्तित नहीं करता है। आइए अब दीर्घ स्वरों की ओर ध्यान दें। तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, इन्हें हम दीर्घ कहते हैं। और संयुक्ताक्षर जहां भी उपलब्ध हों उसके पहले का अक्षर हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो अभी फिलहाल इन संयुक्ताक्षरों को छोड़ दें और अगर हम इस चित्र पर केवल नजर रखें और सीधे सीधे हर्ष और दीर्घ को पहचान कर उसमें मात्रा भार दें तो किसी भी शब्द का मात्रा विन्यास कर उसमें उपलब्ध कुल मात्राओं की संख्या हम आइए देखते हैं। मान लीजिए जुगाड़ शब्द दिया है तो ज में हर्ष ऊ लगा है तो इसका मात्रा भार एक हो जाएगा। ग में आ लगा है तो जैसे यहां दिख रहा है कि ये दीर्घ में है तो इसका मात्रा भार दो हो जाएगा। र में अ लगा है तो इसका मात्रा भार एक हो जाएगा, अर्थात जुगाड़ का मात्रा विन्यास है एक दो एक और इसमें कुल मात्रा है चार। अगर हम समंदर लिखते हैं तो इसमें अ है, अंग है, अ है, अ है, तो इस तरह एक दो एक एक इसका मात्रा विन्यास हो जाएगा और इसमें कुल मात्रा भार पांच हो जाएगी। अगर हम पूजन लिखते हैं तो दीर्घ ऊ है प में और बाद में सब अ है। दीर्घ ऊ होने के कारण ये दीर्घ होगा और इसमें मात्रा भार दो, एक एक इसका मात्रा विन्यास हो जाएगा और इसमें चार मात्राएं हैं। इसी तरह अगर हम मां जगदम्बा का नाम लिखते हैं तो ज ग दोनों में अ है, मात्रा भार एक एक होगा, द के ऊपर अंग माना जाएगा तो इसका मात्रा भार दो होगा और ब में आ लगा हुआ है इसलिए इसका मात्रा भार भी दो होगा। तो जगदम्बा का मात्रा विन्यास होगा एक एक दो दो और कुल मात्रा छ। संसार, संग, अंग, आ और अ, अर्थात दो दो एक इसका मात्रा विन्यास हो जाएगा
और इसमें कुल 5 हैं। अंगना, मैंने पहले कहा चंद्र बिंदु में ये मात्रा को परिवर्तित नहीं करता है, चूंकि ये हर्स्व में ऊपर चंद्र बिंदु है इसलिए इसका मात्रा भार 1 रह जाएगा। ग में 1 है और ना में 2 हो जाएगा, इसलिए इसका मात्रा विन्यास 1 1 2 होगा, कुल मात्रा 4 हो जाएगी। अगर इसकी जगह हम आंगन लिखते हैं तो चूंकि आ के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा, तब इसमें उसका मात्रा विन्यास हो जाएगा 2 1 1, लेकिन फिर भी पूरी मात्रा 4 ही रहेगी, केवल मात्रा विन्यास परिवर्तित हो जाएगा। छंद ज्ञान में इस तरह का मात्रा विन्यास ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। आगे देखिए कविता अ ई दोनों हर्स्व रह जाएंगे तो इसका मात्रा भार होगा 1 1, ता में आ होगा तो 2 हो जाएगी और 1 1 2 इसका मात्रा विन्यास होगा, कुल मात्रा 4। पूजा, दीर्घ उकार है प में और जा में आ है, दोनों दीर्घ हैं इसलिए इसका मात्रा विन्यास होगा 2 2। ऊपर आप देखेंगे पूजन एक शब्द मैंने लिखा है, पूजन का 2 1 1 है, कुल मात्रा भार दोनों का 4 है, लेकिन उसमें मात्रा विन्यास 2 1 1 है और यहाँ 2 2 है। अगर आप विराजो लिखते हैं तो वी में हर्स्व ई है, र में आ है, ज में ओ है, तो बाद के दोनों दीर्घ हैं, ई हर्स्व है इसलिए इसका मात्रा विन्यास होगा 1 2 2 और कुल मात्रा हो जाएगी 5। मोटा, ओ और आ है और इसलिए दोनों दीर्घ हैं इसलिए इसका मात्रा विन्यास हो जाएगा 2 2। अगर हम नमः लिखते हैं तो न में अ है, म में अह है, अ की मात्रा 1 मानी जाती है, अह की मात्रा 2 मानी जाती है इसलिए ये दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह हम मात्राओं की गणना कर सकते हैं। अब बच गए वो शब्द जो जिनमें संयुक्ताक्षर होते हैं, अर्थात क्षत्र ज्ञ होते हैं, बुद्धि वाली दध होती है, स्पंदन का स्प होता है, स्वप्न का स्व और प्ण होता है। तो इस तरह के संयुक्ताक्षरों वाले शब्द में मात्रा गणन की विधि अगले भाग में बतलाई जाएगी। तो निष्कर्ष के तौर पर अभी तक मात्रा गणन की जो बात हमने की है कि अगर शब्द में संयुक्ताक्षर नहीं हो तो मात्रा गणन स्वर की पहचान करके आसानी से किया जा सकता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। कुछ और जानने की इच्छा हो तो जरूर बताते रहिएगा। धन्यवाद मित्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर।